गुड मॉर्निंग। आज हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर के एक टॉपिक विवेचनात्मक सिद्धांत का प्रारंभिक स्वरूप के बारे में समझेंगे। विवेचनात्मक शब्द अंग्रेजी के क्रिटिकल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। विवेचनात्मक शब्द के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप में ज्ञानोदय काल एनलाइटमेंट पीरियड के प्रादुर्भाव के बाद सुधारवादियों और मानववादियों ने धार्मिक उपदेशों, धार्मिक ग्रंथों की आलोचना प्रारंभ कर दी थी। सुधारवादियों ने बाइबल की कटु आलोचना की। इस आलोचना को यूरोप के ज्ञानोदय काल में क्रिटिकल शब्द से संबोधित किया गया। सुधारवादियों का कहना था कि विभिन्न धार्मिक उपदेश मनुष्य पर अंकुश लगाते हैं और ये उपदेश उनके लिए सामाजिक बंधन का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक विवेचक चर्च के और चर्च धार्मिक विवेचना कार्यों को अपने दुश्मन मानने लगे। प्रारंभिक विवेचनात्मक सिद्धांत का उद्देश्य लोगों को यह अवगत कराना था कि जो भी धार्मिक सिद्धांत हैं उनकी उपज पैगंबरों, पादरियों अथवा अवतारों द्वारा की गई है। धार्मिक सिद्धांत मात्र कोरा विश्वास हैं और पूर्णतः अतार्किक हैं। संक्षेप में विवेचनात्मक सिद्धांतों का यही प्रारंभिक स्वरूप है। समाजशास्त्र में विवेचनात्मक सिद्धांतों से जुड़े सिद्धांत वेदता विवेचनात्मक सिद्धांतों को किसी भी रूप में समाजशास्त्र की एक शाखा नहीं मानते हैं। विवेचनात्मक सिद्धांतों की बौद्धिक जड़ों का स्रोत संघर्ष सिद्धांत हैं। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत हमें विभिन्न विज्ञानों में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का मूल उद्देश्य मनुष्य का उद्धार है। मार्क्स का कहना है कि मनुष्य राज्य और पूंजीवाद के बंधनों में जकड़ा हुआ है और आदमी का उद्धार तभी होगा जब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। विवेचनात्मक सिद्धांत मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। विवेचनात्मक सिद्धांतकारों का यह प्रयास है कि मार्क्स के संघर्ष सिद्धांतों को तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाए।
20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक पूंजीवाद के पक्ष में थे। यह अवधि संघर्ष सिद्धांत के लिए अनुकूल नहीं थी। इस अवधि में लोग यह मानने लगे थे कि मनुष्य का उद्धार पूंजीवाद के विकास से ही संभव है। लोगों में यह धारणा विकसित हो गई थी कि संघर्ष समाज के लिए उपयोगी नहीं है और लोग मार्क्स के संघर्षवादी सिद्धांत को स्वप्नदर्शी विचार मानने लगे थे। मार्क्स की विवेकीकरण और अधिकारी तंत्र के विकास की अवधारणा लोगों को रास आने लगी थी। यह अवधि पूंजीवाद के विकास के पक्ष में थी और संघर्ष सिद्धांत के लिए अनुकूल नहीं थी। इस अवधि में विवेचनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक विवेचनात्मक सिद्धांत के अनुकूल रहा और इस अवधि में विवेचनात्मक साहित्य प्रकाशित हुआ। इस साहित्य को 2 अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग है जर्मनी का सैद्धांतिकरण। इसके अंतर्गत जर्मनी का विवेचनात्मक सैद्धांतिकरण अनुभविकता और तथ्यात्मक को तिरस्कृत करता है। जर्मन के विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण का कार्य फ्रैंकफुर्ट स्कूल द्वारा हुआ। फ्रैंकफुर्ट स्कूल से जुड़े सिद्धांतकारों ने दर्शन और समाज विज्ञानों में तालमेल स्थापित करने का कार्य किया। दूसरा, अमेरिका का सैद्धांतिकरण। अमेरिका के विवेचनात्मक सैद्धांतिकरण का आधार अनुभविकता और तथ्यात्मकता है। उपरोक्त दोनों सैद्धांतिकरण परस्पर विरोधी हैं। फ्रैंकफुर्ट स्कूल का आधार दर्शन शास्त्र है, जबकि अमेरिका के विवेचनात्मक सिद्धांत की नींव अनुभविकता और तथ्यात्मकता पर खड़ी हुई है। फ्रैंकफुर्ट स्कूल और अमेरिका के सिद्धांतकार परस्पर विरोधी हैं। फिर भी इन दोनों में पहली समानता यह देखी जाती है कि दोनों के आधार मार्क्स द्वारा प्रस्तावित पिरामिड हैं। मार्क्स ने अपनी कृति क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मनुष्य को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाकर उसके उद्धार की बात कही है। दोनों श्रेणियों के सिद्धांतकार मूल रूप से आदमी के उद्धार से संबंधित थे। इन दोनों श्रेणियों के सिद्धांतकारों में जो दूसरी समानता देखी जाती है वह यह है कि मार्क्स के सिद्धांत और व्यवहार को क्रियान्वित रूप में रखना चाहते हैं। स्वयं मार्क्स ने अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का भरकस प्रयास किया, किंतु वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। इन दोनों की तीसरी प्रमुख समानता है कि इनकी उत्पत्ति जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट स्कूल से हुई। फ्रैंकफुर्ट स्कूल से ही
नव मार्क्सवाद का उदय हुआ। फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में हम अगले ऑडियो में जानेंगे। उम्मीद है इस चर्चा के बाद आप विवेचनात्मक सिद्धांत के प्रारंभिक स्वरूप को समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।